हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ये आपका लेक्चर नंबर 22 है। इससे पहले 21 लेक्चर्स हो चुके हैं, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, जहां से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसमें यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं, यूनिट 3 इसमें हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टर्न पर ही यूनिट 3 हमने इसमें कंप्लीट की थी, और आज यूनिट 4 इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसके बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री जब हमने इसमें सिलेबस डिस्कस किया था, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में। जब हमने इसमें सिलेबस डिस्कस किया था, आपको बताया था कि इस यूनिट में हम मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे। मेडिसिन्स के बारे में बात करने से पहले हम बेसिक से लेकर सारी चीज़ें चलेंगे। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, मेडिसिन्स के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। मेडिसिन्स किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? ड्रग से मिलकर बनी होती है। अब ये ड्रग कौन सा ड्रग है? वो मूवीज़ वाला नहीं है, ये ड्रग है दवाइयों वाला। कौन सी? मेडिसिन वाला। मेडिसिन के अंदर क्या डलता है? ड्रग डलता है। कैसा ड्रग है? ड्रग एक वर्ड है जो फ्रेंच वर्ड डॉर्ग से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये एक फ्रेंच वर्ड है, ड्रॉग, इससे लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से ड्रॉग, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब्स। किससे लिया गया है? जिसका मतलब क्या होता है? ड्राई हर्ब। ड्राई हर्ब होता है जिसका मतलब। अब देखो, ये तो मैंने आपको कॉमन सी चीज बता दी है। ड्रग क्या होता है? मेडिसिन के अंदर पाया जाता है। ड्रग एक फ्रेंच वर्ड ड्रग से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ड्राई हर्ब। क्या होता है? ड्राई हर्ब, सूखी औषधियां, जिसका मतलब होता है यहाँ से। अब देखो, ड्रग का यूज क्या होता है बॉडी के अंदर। जब आप क्या करते हो, सिंपल सी मैं आपको एक चीज पूछूं कि दवाइयों का काम क्या होता है। दवाई हम क्यों लेते हैं? ताकि हमारे अंदर जो बीमारी है, हमें जो डिसीज है, उनसे हमें क्या मिल सके? छुटकारा मिल सके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? दवाइयां इसलिए लेते हैं ताकि हमारे अंदर जो बीमारियां हैं उनसे हमें क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए, इस तरह से। तो यहाँ पर ड्रग का काम क्या होता है? ड्रग का काम ये होता है, बॉडी के अंदर जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, जो भी चीज़ हैं, उनको क्या करता है? ड्रग दूर करता है। अब देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने WHO का नाम सुना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रग को लेकर एक क्या दिया है? एक स्टेटमेंट दिया है, एक डेफिनेशन दी है उसको, कि ड्रग एक टाइप का सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा करता है और हमें डिसीज से क्योर करके रखता है, यानी कि डिसीज से बचाए रखता है, बीमारियों से बचाए रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम क्या करेंगे? प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, और ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उनके टाइप्स के, पार्ट्स के बारे में, सब चीजों के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रग के बारे में। जो आपका ये इंट्रोडक्शन है, उसकी बात कर रहे हैं। जो आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, वो करेंगे अब हम यहाँ से। देखिए, अब देखो बेटा, अब इसमें आगे ये है एक प्रॉपर स्टेटमेंट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रग को लेकर दिया था। ठीक है, तो यही सारी चीज़ आपको पहले ही बता दी थी इसमें भी, कि ड्रग फ्रेंच वर्ड ड्रग से लिया गया है, जिसका मतलब है ड्राई हर्ब। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि जो आपकी मेडिसिन होती हैं, उसका हाफ पार्ट ड्रग से मिलकर बना होता है, बाकी हाफ पार्ट कुछ अदर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ड्रग वो सब्सटेंस है जो यूज़ किया जाता है मॉडिफाई करने के लिए फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखो, ये ड्रग का काम क्या होता है? मेन काम क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखना, हमारे अंदर डिसीज के को क्या कर देना? बाहर भगा देना। तो ये प्रॉपर वर्क है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यही कहा है कि ये पैथोलॉजिकल सिस्टम, पैथोलॉजिकल स्टेट और फिजियोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए, रेसिपिएंट के बेनिफिट के लिए ड्रग का यूज किया जाता है। अब आगे हम इसमें बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कि ड्रग, एक अच्छे ड्रग के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए।
तो आप तब तक क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये होगी आपकी नेक्स्ट हेडिंग। इसी के बाद डाल लेना आप। तो यहाँ से ये तो आप खुद भी बनाकर लिख सकते हो कि अच्छी दवाइयों के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। कि एक अच्छा ड्रग वो होता है, एक आइडल ड्रग वो होता है जो हमारी बॉडी में जिस पार्ट को ज़रूरत है वो सिर्फ उसी पार्ट पर जाकर वर्क करे, बाकी पार्ट को वो छेड़े भी ना। जैसे मान लीजिए मेरे इस हाथ में यहाँ पर चोट लगी है, मैं दवाई लूँ तो सिर्फ ये वाली चीज़ पर उसका इफेक्ट हो, बाकी चीज़ों पर उसका इफेक्ट ना करे। दूसरी क्या होती है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक आप जानते हो कि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं एक अच्छे ड्रग के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिखिए यहाँ से आगे, लिखो इसमें द एक्शन ऑफ एन आइडल ड्रग। फर्स्ट पॉइंट्स में लिख लो या फिर एक थ्योरी की तरह भी लिख सकते हो। लिखो इसमें साथ साथ लिख लो बेटा आप तो। द एक्शन ऑफ एन आइडल ड्रग, आइडल ड्रग क्या होना चाहिए कि वो सिर्फ उसी पार्ट के लिए इफेक्टिव होना चाहिए जहां पर उसकी ज़रूरत है। लिखो इसमें आगे, द एक्शन ऑफ एन आइडल ड्रग शुड बी लोकलाइज्ड एट टू द साइट, शुड बी लोकलाइज्ड टू द साइट, should be localized to the site where it is required in the body, where it is required in the body, where it is required in the body. क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, it should be non-toxic, it should have minimum side effect, it should have minimum side effect, या ये लिख सकते हो इट हैज़ नो साइड इफेक्ट। अब देखो ये चीज़ तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप दवाइयाँ लेते हो या एक जो आइडल ड्रग हो उसका साइड इफेक्ट ना हो, किसी ना किसी पार्ट पर उसका साइड इफेक्ट होता ज़रूर है। ऐसा कोई आइडल ड्रग नहीं है अब तक, ऐसी कोई दवाई नहीं है अब तक जिसे आप कंज्यूम करो और उसका साइड इफेक्ट यानी कि दूसरे पार्ट पर भी वो इफेक्ट ना डाले। वो बात अलग होती है, वो चीज़ अलग है कि हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हर दवाई के हर चीज़ के अपने अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दवाइयों को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट शुड हैव मिनिमम साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट से कुछ भी ले सकते हो, जैसे बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं किसी को सूट नहीं आती है, बॉडी के ऊपर बात है कि कौन सी बॉडी किस दवाई के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, कौन सी दवाई ज़्यादा सूटेबल होती है बॉडी के लिए। तो किसी को रैशेज हो जाते हैं, किसी को अदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये सारी क्या है, ये सारे कॉमन एग्जाम्पल्स बता रही हूँ कि साइड इफेक्ट किस तरह के हो सकते हैं। बाकी आप सभी जानते हो साइड इफेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि जो आपके होस्ट टिश्यूज होते हैं, क्या होते हैं, होस्ट टिश्यूज होते हैं और फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है बॉडी का उसको हार्म ना करे। एक आइडल ड्रग का ये भी एक वर्क होता है। तो क्या कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पर लिख लो। क्या लिखोगे इसमें कि जो इट शुड नॉट डैमेज होस्ट टिश्यूज, इट शुड नॉट डैमेज host tissues, host tissues and फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, उसको क्या ना करे, हार्म ना करे। जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज हो जाता है, तो वो भी क्या है, एक साइड इफेक्ट की तरह भी यूज़ किया जाता है कि कुछ दवाइयाँ इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है बॉडी के लिए कि वो नेचुरल प्रोसेस जो आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें भी क्या कर देती हैं, अड़चन ला देती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इट शुड नॉट डैमेज होस्ट टिश्यूज एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस।
फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये हो गए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी किया गया है। अभी आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत मेन चीज लिखा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी है बट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इस यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं अगर, तो इसमें से आपके लग जाएंगे, ठीक है। अब आगे इसमें क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हो गए हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे। नोट करो पहले से। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन जो है ड्रग का, मैं आपको बता दूं कि दो पार्ट्स में किया गया है, दो टाइप में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स और दूसरा है फार्माकोडायनामिक एजेंट्स। अब देखो कीमोथेरेपेटिक में वो आते हैं, वो ड्रग्स आते हैं इसमें जो एक कुछ स्पेशल टाइप की डिसीज को क्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कुछ डिसीज ऐसी होती है जो हमारे सेल्स के अंदर इन्फेक्शन के कारण होती है, तो वो डिसीज को क्योर करने के लिए कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स का यूज किया जाता है, जो बिना टिश्यू को हार्म किए, बिना टिश्यूज को हार्म किए उस इन्फेक्शन पर अटैक करता है और इस इन्फेक्शन को वहां से खत्म कर देता है। दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया फार्माकोडायनामिक एजेंट्स। इसमें वो आते हैं जो होस्ट पर, जो आपके होस्ट टिश्यूज होते हैं ना, उन पर भी इफेक्ट डालते हैं और किसी प्रॉपर डिसीज के लिए यूज नहीं किए जा सकते। जैसे आपकी मैं कहूँ पेन किलर है, पेन किलर अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको क्या होता है, बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा होता है तो वो बंद हो जाता है, किसी एक प्रॉपर डिसीज के लिए नहीं है। मान लो आपकी ये रिस्ट दुख रही है तो यहाँ से क्या करोगे, इसके लिए पेन किलर ले लोगे। मान लो अगर सर दुख रहा है तो उसके लिए भी वही पेन किलर है। ये किसी प्रॉपर डिसीज के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये इनका साइड इफेक्ट भी होता है, ये क्या करते हैं, होस्ट टिश्यूज पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो डाल लीजिए इसके फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताया, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स बताया। लिखिए इसमें कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, इसमें अभी आपको क्या बताया कि ये इन्फेक्शन से जो डिसीज होती है उनके लिए यूज होता है। लिखो इसमें आगे कि दीज ड्रग्स, किस टाइप के जो ड्रग्स होते हैं, दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, लिखो इसमें दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ specific disease caused by the infection of, caused जो किस कारण हुई हो, इन्फेक्शन के कारण हुई हो, caused by the infection of, caused by the infection of microorganism, infection of microorganism। जैसे कुछ बीमारियां होती है, जैसे क्या होता है, बहुत चला था एक टाइम पे कि क्या चला था, मलेरिया। मलेरिया क्या है, एक इन्फेक्शन के कारण ही होता है जो हमारी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। तो पहला क्या आ जाएगा, मलेरिया। एक है इसमें ट्यूबरकुलोसिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपके टिश्यूज में इन्फेक्शन की वजह से होती है, ट्यूबरकुलोसिस। इस टाइप की बीमारियां क्या होती हैं, इन्फेक्शन के कारण होती है। तो जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आगे लिखो इसमें, द कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, द कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स attacks and destroy
कीमोथेरेपेटिक एजेंट क्या करते हैं, अटैक करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उस डिसीज को डिस्ट्रॉय करेंगे। उस डिसीज को डिस्ट्रॉय किस तरह से करेंगे, ताकि होस्ट भी आपका डिस्ट्रॉय ना हो। लिखो आगे इसमें, अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग organism without destroying the cell of infected host। क्लियर है। और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आ सकती है, कौन कौन से वो आ सकते हैं, जैसे आपकी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ये होते हैं ना, ये सारे एजेंट्स इसमें आ जाते हैं। एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दीज इंक्लूड्स एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, जितने भी ये होते हैं ना वो सारे इसमें यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट की अगर बात करें, आपको बताया था फार्माकोडायनामिक बताया था। लिखिए इसमें सेकेंड पार्ट इसका, फार्माकोडायनामिक एजेंट्स। अब इसमें कौन से आते हैं बेटा, इसमें वो एजेंट्स आते हैं आपके जो होस्ट पर भी इफेक्ट डालते हैं और प्रॉपर किसी डिसीज के लिए यूज भी नहीं किए जाते। मतलब एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जिनके लिए आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है। लिखो इसमें आगे, दीज ड्रग्स have specific effect on the host tissues, specific effect upon the host, but आगे लिखो, are not specific remedies for specific disease या for particular disease, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, इसमें आपके आ सकते हैं एंटीकोएगुलेंट्स हैं, एनेस्थेटिक्स हैं, ये एनाल्जेसिक, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ आप लिख लो, पहले से लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बता रही हूँ। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक इसमें आ जाते हैं। और फार्माकोडायनामिक एजेंट्स में आपके एनाल्जेसिक्स आते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स आ सकते हैं इसमें, और क्या आ सकता है इसमें, एनेस्थेटिक्स आ सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ से हो जाता है इसका क्लासिफिकेशन ड्रग का। स्क्रीनशॉट लो आप इसका सारे का, फिर इसके बाद इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब देखो बेटा, इसके आगे ड्रग को भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया है। कैसे कैसे, कौन कौन से दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है उसके बारे में बताते हैं। लिखो इसमें पहले, ड्रग्स कैन बी कैटेगराइज्ड in two parts. Drugs can be categorized, या ऐसे लिख लो, drugs are categorized in two parts. लिखो इसमें, drugs can be categorized in कितने पार्ट्स, टू पार्ट्स। पहले पार्ट में आ जाएगा इसमें आपका एसेंशियल ड्रग। क्या आ जाएगा, एसेंशियल ड्रग।
बेटा एसेंशियल ड्रग कौन से होते हैं, जरूरी या इंपॉर्टेंट ड्रग आप बोल सकते हो। एसेंशियल ड्रग कौन 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 से होते हैं बेटा? एसेंशियल ड्रग वो होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो जरूरी होते हैं। जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको बोले कि आप में कैल्शियम की कमी है, इस तरह से बोले, तो वो आपको क्या करेगा? कैल्शियम लिख के दे देगा कि ये कैल्शियम की पिल्स हैं, ये आप खाइए सुबह शाम, या सुबह में जितने जो भी वो आपको कंसल्ट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो एसेंशियल ड्रग वो होते हैं जिसकी बॉडी में जरूरत है उसके हिसाब से आपको दवाई दे देगा। ठीक है, ये होती हैं सारी चीजें, इन्हीं में आते हैं एसेंशियल ड्रग। एसेंशियल ड्रग वो आते हैं जिनकी बॉडी में प्रायोरिटी की तौर पे, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंटली जिन चीजों की जरूरत होती है उनको वो ड्रग पूरे कर देते हैं। लिखो इसमें आगे, these drugs used लिख सकते हो या फिर सेटिस्फाई कर सकते हो कि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर देता है। these drugs satisfy priority health care needs, priority health care need, health care needs of the population of the population या फिर body of the body। ठीक है, तो यहां से ये आ जाते हैं एसेंशियल ड्रग में, जो हमारी जिन चीजों की हमारी बॉडी में जरूरत होती है वो उनको पूरा कर देते हैं। दूसरा है ऑर्फन ड्रग। कौन सा है? ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग किस लिए यूज किया जाता है? ये क्या काम करता है भाई? ऑर्फन ड्रग एक काम करता है। क्या काम करता है बेटा? ये एक क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑर्फन ड्रग का। ये रेयर डिसीज को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको कोई भी रेयर डिसीज, आपको नहीं मतलब किसी को भी रेयर डिसीज होती है, रेयर डिसीज से मतलब है जो बहुत कम लोगों में होती है, तो जो उनमें डिसीज होती है उनको बचाने के लिए या उनके ट्रीटमेंट के लिए ऑर्फन ड्रग का यूज किया जाता है। लिखो इसमें आगे, दीज आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, these are biological products used for the cure of rare disease, for the cure लिख सकते हो या फिर ट्रीटमेंट लिख सकते हो। फॉर ट्रीटमेंट ही लिख लो, आसानी से याद भी रह जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज। क्लियर है? ठीक है, आगे अब देखो इसमें ये यहां पर क्या हो गए? कैटेगराइज्ड भी हो गए दो पार्ट्स में। अब इसके बाद है इसमें थेरेपेटिक इंडेक्स, इससे अलग है वो, पहले से नोट करो फिर बताते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स के बारे में भी। देखो बेटा अब आगे इसमें जो ये है आपका थेरेपेटिक इंडेक्स है। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या है? अब ये बेटा ये एक मेडिसिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मेडिसिनल वैल्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है अभी बताएंगे आपको। लिखो इसमें पहले आगे, द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द ड्रग। बेटा लिख लो इसमें पहले, यह आपका पूछा जा सकता है। मेडिसिनल वैल्यू, देखो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो ध्यान में रखा करो बस। द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द ड्रग, the medicinal value of the drug is represented by therapeutic index, represented by therapeutic index, therapeutic index। अब ये है क्या? ये एक टाइप का रेशो है। कैसा रेशो है बताते हैं अभी। लिखो पहले इसमें आगे, नेक्स्ट मतलब वहां पे फुल स्टॉप करके आगे लिखना, ठीक है। थेरेपेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज अपॉन मैक्सिमम क्यूरेटिव डोज। लिखो मैक्सिमम
टोलरेटेड डोज अपॉन मैक्सिमम क्यूरेटिव डोज किस तरह से निकालोगे इसको देखो बिल्कुल सिंपल है। जो आपका थेरेपेटिक इंडेक्स है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज अपॉन मैक्सिमम क्यूरेटिव डोज से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज मतलब जितनी डोज आप टॉलरेट कर सकते हो, सहन कर सकते हो, और क्यूरेटिव का मतलब होता है बेटा रोग निवारक। क्या होता है? रोग निवारक होता है इसका मतलब, रोग निवारक कि मैक्सिमम रोग निवारक डोज कितनी होगी। अब देखो इसका मतलब क्या है, थेरेपेटिक मान लो अगर किसी थेरेपेटिक इंडेक्स की वैल्यू 10 आती है, इसको सॉल्व करोगे थेरेपेटिक इंडेक्स की वैल्यू 10 आती है, तो इसका मतलब ये होगा, बेटा रोग निवारक लिख लेना अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस मेडिसिन को या उस ड्रग को दिन में 10 बार कंज्यूम कर सकते हो। किसी की 5 आती है तो 5 बार कंज्यूम कर सकते हो। ये क्या है? थेरेपेटिक इंडेक्स के ऊपर है। लिख लो इसमें आगे, ये लिख लो जो मैंने अभी बताया 10 और 5 वाला। अ थेरेपेटिक इंडेक्स, लिख लो इसमें आगे, अ थेरेपेटिक इंडेक्स, a therapeutic index of 10 means, इसका मतलब क्या होगा? 10 means 10 times a dose used for the cure, means 10 times a dose used for the cure क्लियर है? फॉर द क्योर ऑफ डिसीज, ठीक है। यहां पे ये बात हो गई थेरेपेटिक इंडेक्स की। अब यहां पर ये चीज तो हो गई कंप्लीट। अब मैं चाहती हूं आपसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें। जिसने साथ के साथ नोट नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो बेटा उसका। मैं इसको रफ कर रही हूं, फिर आपको एक नई दिलचस्प बात बताने वाली हूं, इसमें पहले से नोट डाउन करिए आप। देखो बेटा अब आगे इसमें ये है वो आपको इंटरेस्टिंग सी चीज, ये है ड्रग डिस्कवरी की। सबसे पहले ड्रग किसने बनाया, कहां से ढूंढा? देखो सबसे पहले जो ड्रग की डिस्कवरी हुई थी ना, एक एक्सीडेंट के थ्रू हुई थी, अचानक से हुई थी। क्या हुआ था इसमें कि किसी इंसान को चोट लगी थी, मतलब जैसा अब तक सुनते आए हैं उस तरह से, कि हम तो वहां थे नहीं जो हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये माना जाता है कि ड्रग या औषधि, इस तरह से बोलो कि दवाइयां या ड्रग, वो औषधि, इस तरह से कि जो दवाइयों का खोज हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि किसी इंसान को चोट लगी हुई थी और वो जंगल में जा रहा था, तो कुछ दवाइयां या कुछ झाड़ियां, कुछ पेड़ पौधे उसके घाव से टकराए, उसको वहां पे क्या हुआ, उसको ठीक कर दिया। जैसे मैं ये बोलूं कि मुझे यहाँ से चोट लगी हुई है, मान लो मेरे यहाँ पे चोट लगी हुई है इस तरह से, और मैं कहीं जंगल में को जा रही हूँ, रास्ते में को निकल के, जहां पर किनारों में क्या है, पेड़ खड़े हुए हैं जो इससे टच हो रहे हैं, और टच होने के बाद उन पेड़ों ने अपना असर दिखाया। उन पेड़ों के अंदर जो आपके क्या थे, औषधीय गुण थे, उन्होंने असर दिखाया और ये घाव यहाँ से ठीक हो गया। इस तरह से ड्रग की डिस्कवरी हुई है। तो सबसे पहले जो ड्रग की डिस्कवरी है या दवाइयों का यूज है, ऋग्वेद के अंदर पाया गया था। उसके बाद 2500 और 3000 BC के बाद चाइना के कुछ केमिस्ट थे, उनके द्वारा इसका यूज किया गया था। तो यहां से ये है पूरी ड्रग की हिस्ट्री अब तक। तो उसके बाद जैसे आपके सबसे पहले ऋग्वेद में मिला, आपको सबको पता है ऋग्वेद कितना पुराना है, तो उसमें उसके बाद और ज़्यादा केमिस्ट आए, कुछ जर्मन से हैं, कुछ फ्रेंच हैं, कुछ और साइंटिस्ट हैं, कुछ और अलग अलग केमिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग टाइप के ड्रग दिए हैं, अलग अलग टाइप की मेडिसिन बनाई, जिनका इतिहास में नाम भी दर्ज किया हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि आपके जो मेडिसिन के फादर कहे जाते हैं या जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था मेडिसिन के अंदर, आपकी केमिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे जो ड्रग बनाने के लिए यूज़ किया था, वो पॉल
एरिच थे। कौन थे? पॉल एरिच थे। ये एक जर्मन केमिस्ट थे पॉल एरिच जो थे, जिन्होंने क्या किया था, 1891 के अंदर एंटी मलेरियल बिहेवियर को फाइंड किया था। किसके अंदर फाइंड किया था? मिथाइलिन ब्लू के अंदर इन्होंने देखा था कि जब उस टाइम पे क्या था, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उसकी दवाई ढूंढने में लगे हुए थे सब। तो जो आपके ये थे पॉल एरिच जो जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने मिथाइलिन, ब्लू कलर का जो मिथाइलिन था उसके अंदर फाइंड किया था कि इसके अंदर एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज़ है, तो उन्होंने इसलिए यूज़ किया था। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे इतना कुछ खास है नहीं है, पर हाँ ये चीज़ ज़रूर नोट कर लेना कि फादर ऑफ केमिस्ट, कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के फादर कौन कहे जाते हैं? पॉल एरिच कहे जाते हैं। ठीक है, लिख लो इसमें, चलो मैं ही लिखा देती हूं। जर्मन केमिस्ट पॉल एरिच, who is called the father of chemotherapy, who is called, दिख रहा है यहां से? हाँ, who is called the father of chemotherapy in 1891 he discovered, या he found the anti-malarial properties of methylene blue। ये इनका पहला आविष्कार था जो इन्होंने अब तक किया, जो अपने जीवन में सबसे शुरू में किया था, और किसके लिए किया था? इंसानों के लिए किया था, मलेरिया से निजात पाने के लिए। ठीक है, इन 1891 he found the anti-malarial properties ऑफ मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, तो यहां से ये आपका जो इंट्रोडक्शन था, अब तक इंट्रोडक्शन हो गया है कंप्लीट। अब इसमें नेक्स्ट टाइम पर हम क्या डिस्कस करेंगे? ड्रग के डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि ड्रग को बनाया जो जाता है, किन किन चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है, और आज बस इतना ही करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर करिएगा। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India। इस पर आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें करेंगे नेक्स्ट टाइम पर, आज करेंगे बस इतना ही। तो कल मिलते हैं आपसे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।